हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक क्विक तरह से कंप्लीट जो हमारी फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ी आईआईटी जैम के लिए उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो एक जो हम लोग मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी थी उसको मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि फिर से अगर आपने वहां पर मिस कर दी तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लें। और एक पूरी तरह से मैं और आप साथ में मिल करके इसको एक बार शुरुआत से लेकर के आखिरी तक रिवाइज करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं कि किन किन फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था और किस तरह से हम लोग अपने माइंड में एक बार अगर इसको देख लेंगे तो रख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि अब परसों एग्जाम है आपका, तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करते हैं मैकेनिक्स से, है ना। या जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैकेनिक्स का हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले इसमें लिखे हुए थे, तो हम लोग जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी, इस तरह से होता है। छोटी छोटी चीजें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, जो मेन मेन चीजें उन पर मैं ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, छोटी चीजें तो आपको वैसे भी याद रहनी है। ठीक है, जैसे एवरेज वेलोसिटी है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या कब निकल रहा था? जब हम लोग एयर रेसिस्टेंस की बात करते थे, याद है ना। एयर रेसिस्टेंस क्यों? जब ऊपर की तरफ हमारा फोर्स लग रहा था और जब बॉल नीचे की तरफ आ रही थी तो उसमें एक पॉइंट आता था जहां पर कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जा रहा था उस टाइम पे, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा था उस टाइम पे। जो वेलोसिटी थी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, डिपेंड करती है कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो किस तरह का है, तो इसकी के पर डिपेंड करती है। ये हमारा के है, इस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, जब भी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वहां पर दो तरह के पाथ पॉसिबल होते हैं। एक हमारा स्ट्रेट लाइन, एक हमारा स्ट्रेट लाइन और दूसरा हमारा पैराबोला। आपने देखा है कि पैराबोला यानी कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कराते हैं तो वहां पर पैराबोला पाथ होता है, और जब भी नॉर्मली उसके अलावा जो पाथ पॉसिबल होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखना है तो हमें स्ट्रेट लाइन या पैराबोला ही होना है। या तो सर्कुलर मोशन की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, लगातार समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन ये दो केस इस तरह के होते हैं जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो फॉर्मूले निकल के कहते हैं, जो हमारे पास मेन हमारा जो इसका पाथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y इज इक्वल टू कुछ x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूले निकल लेते हैं। टाइम पीरियड कैसे याद रखते थे? कितने टाइम में वो यहां से यहां तक पहुंचा, तो वो कितना टाइम आता था 2u y। तो u y कितना होता है हमारे पास, u sin थीटा और u cos थीटा इधर की तरफ x एक्सिस में होता था, u cos थीटा u sin थीटा थीटा एंगल पर। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला था 2u sin थीटा बाई g, जो कि हमारा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, रेंज का। रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ठीक, ये भी अपने को पता है, कुछ खास याद रखने की इसमें तो जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा बहुत तो पड़ सकती है। h max क्या होता है हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, कंस्टेंट मशीन में भी आप थोड़ी थोड़ी चीज याद रखो। जैसे एटवुड मशीन है, एटवुड मशीन में ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें कि va प्लस vb बाई 2 इज इक्वल टू vp, यानी पुली की वेलोसिटी जो होती है वो दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी के समेशन की आधी होती है। ठीक है, हमेशा किसी भी आइडियल स्ट्रिंग की बात करें तो आइडियल स्ट्रिंग हमेशा मासलेस होती है और उसमें टेंशन जो होती है हमेशा बराबर, सॉरी हमेशा दोनों तरफ बराबर होती है। T1 T2 जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ पे। कर्सर कहाँ गया? न्यूटन्स लॉज पे। तो न्यूटन्स लॉज और में हमें जो चीज याद रखनी दैट इज एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, है ना, जो हमारा मेन न्यूटन्स लॉ होता है, सेकंड लॉ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू एन। और जब भी हम बात करते हैं कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू, या तो मैंने समझाया भी था मिनिमम फोर्स क्या होता है। मिनिमम फोर्स जरूरी नहीं होता है कि वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली लगाया जाए, वो किसी भी डायरेक्शन में होता है। तो वो डायरेक्शन जो हम चूज करते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और वो जो मिनिमम फोर्स आता है दैट इज एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, एंगल ऑफ रिस्पांस क्या होता है, वो जैसे इस तरह से ब्लॉक रखा होता है, जैसे जैसे हम उठाते हैं इसको तो स्लिप करना शुरू कर देता है। तो जिस एंगल पे स्लिप करना शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिस्पांस। तो वो कितना आता है हमारा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है उसका रिजल्टेंट, यानी कांटेक्ट फोर्स क्या होता है हमारे पास आर, सॉरी जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं पर आता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, वेलोसिटी पोलर और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको तक नहीं, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में था और ये हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में था। ठीक है, उसी तरह से एक्सेलरेशन ये आपको याद रखना, डी आर बाई टी आर डी थीटा बाई टी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन पोलर, ये वाला पोलर में हो गया और ये वाला हमारा सिलिंड्रिकल में हो गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इसको आप याद रखना। ठीक है ना, इसमें वैसे आप ज्यादातर अगर थोड़ा बहुत ये पोलर वाला भी याद रखते हो तो स्फेरिकल में इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पर गिवन होता है। ठीक है, अगली चीज जो आप याद रखेंगे कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है हमारे पास, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी आप याद रखेंगे। ये दोनों फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, एक आपका कॉरियलिस फोर्स और दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैकेनिक्स में होती है दैट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का जो मेन फॉर्मूला था वो हमारा था F इज इक्वल टू एफ आर आर कैप। ये हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन में लगता है। इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम से याद रखना होता है आपको, कंजर्व होता है। ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्यों, तो इसका मतलब क्या, डीएल बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा, यानी टॉर्क क्या लगता है हमारे पास, जीरो। तो नेट टॉर्क को आपको क्या करना होता है, जीरो। तो इससे अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यानी ये जब देखो इसका पाथ क्या होता है, मतलब इलिप्स, इलिप्स वाला ये पाथ होता है इसका, है ना। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पेरिजी, और इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं हमारे पास, अपोजी, है ना। तो जो हमारा सन होता है ये हमारा एक फोकस पे रखा होता है। जो फोकस के पास वाला पॉइंट होता है दैट इज पेरिजी, और फोकस से दूर वाला पॉइंट अपोजी। जहां पर अपोजी होता है वहां पर वेलोसिटी और आर, देखो वेलोसिटी एक जगह पे, देखो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो ध्यान रखो ये कंजर्व होता है। इसका मतलब एम वी मैक्स आर मिनिमम इज इक्वल टू एम वी मिन आर मैक्स, यानी जहां पर वी मैक्स होगा वहां पर आर मिनिमम होगा। वी में जो मैक्स होता है वो पेरिजी पर होता है, तो आर मिनिमम कहां होता है, पेरिजी पर। और जहां पर आर मैक्स होता है यानी कहां पर, अपोजी पर, वहां पर वी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये हमारे अपोजी पर क्या होता है, वी मिनिमम और आर मैक्सिमम। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वहां पर मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम होती है। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, वी मैक्स अपॉन वी मिन इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है ना, ये कहां से आता है, ये यहीं से आता है, ये हमारा यहीं से आता है, इसी से निकल के। क्योंकि किसी में देखो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, वी मैक्स इंटू आर मिन इज इक्वल टू वी मिन इंटू आर मैक्स। और आर मैक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एक सेकेंड। जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है हमारे पास ए ई, क्या होती है, ए ई। तो और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, यहां से यहां तक की, ए सेंटर तक की, ठीक है, इस जगह तक की, इस जगह तक की। ठीक है, तो और ये भी कितनी होती है, ए, ठीक है, पूरी यहां से यहां तक की। और यहां तक की कितनी होती है, जो फोकस होता है, फोकस होता है वो यहां से यहां तक की कितनी होती है, ए। तो जब इसकी डिस्टेंस, सॉरी जब इसकी डिस्टेंस यहां से लिखेंगे, ये वाली डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस ए कर देंगे। और जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस करेंगे तो a प्लस ए कर देते हैं। तो आर मैक्स और आर मिन की वैल्यू में यहां से मिल जाती है, और हम यहां पर इस तरह से पुट करके ये आंसर निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, अच्छा भाई। तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसी फॉर्मूले से, किस वाले से, हमारे इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर इसके वन प्लस ई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी इसको अगर हम इसका होते हैं ना कि ऊपर नीचे हम इसमें प्लस, जैसे हमें इसको सिंपल ई बनाना होता है ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम वन प्लस ई का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं इसको हम लोग कि जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन करके आ जाता है, इसको रेशनलाइज करने पर आ जाता है। ठीक है, बात क्लियर। अब इस यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है, तो आपको लेकिन बात समझ आनी चाहिए केवल। ठीक, अच्छा, अगली बात क्या होती है हमारे पास, एनर्जी की। एनर्जी में हमें जो बातें याद रखनी होती है ये होती है कि जब भी E इज लेस देन नेगेटिव होता है, E इज लेस देन नेगेटिव होता है, यानी सॉरी E इज लेस देन जीरो होता है, यानी E की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो जो हमारा मोशन होगा दैट इज बाउंडेड मोशन। और E की वैल्यू अगर पॉजिटिव या जीरो आ रही है तो हमारा जो मोशन होता है दैट इज अनबाउंडेड मोशन। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे E इज लेस देन जीरो है, E इज लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, पाथ कैसे बन रहे हैं, सर्कल और इलिप्स, सर्कल और इलिप्स। और याद रखना सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जीरो। और सर इसके इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। और ये बात जो करते हैं हम लोग पैराबोला और हाइपरबोला, ये क्या होती है, E इज ग्रेटर देन जीरो पर हमारे पास हाइपरबोला, और E इज इक्वल टू जीरो पर पैराबोला। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको याद रखनी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है 1 पैराबोला के लिए और ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है, अच्छा। एरियल वेलोसिटी जो होती है, इसमें हम लोग जो क्या करते हैं कि जो कैपलर्स लॉज होते हैं, कैपलर्स लॉज में हमें ध्यान रखना होता है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी डीए बाई डी टी जो होता है, एरिया स्वेप्ट बाई द जो लाइन होती है, जो आर होता है उसको द्वारा एरिया स्वेप्ट जो होता है दैट इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट इसके बराबर आता है एल बाई टू एम के बराबर। ओके, इसके बाद सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ती है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, डी यू बाई डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ बाई एच स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इंटू एल स्क्वायर बाई एम इंटू यू स्क्वायर, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में समझाया था। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा अलग तरह से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, यहाँ पे E क्या है, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और L क्या है, सेमीलेटस रेक्टम। ओके, ये चीज याद रखनी, ये फॉर्मूला ये याद रखना आपको एनर्जी का।
ये एनर्जी की वैल्यू है जब इसेंट्रिसिटी हमारे पास जीरो होती है, और इसेंट्रिसिटी जीरो किसके लिए होती है? सर्कल के लिए, सर्कल के लिए, ठीक है। ओके, ये एक बार चाहो तो देख लेना, कुछ खास जरूरत नहीं है इसको याद रखने की, ठीक है। ये चीज, ये वाली, ये आप डायरेक्ट याद रखोगे, ये वाली चीज आप डायरेक्ट याद रखोगे, ये वाली, ठीक है ना, इनको आप डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी इन सेंट्रल फोर्स फील्ड, तो हम लोगों ने बात कर ली किस तरह से, क्या हमारा फॉर्मूला आया था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूले पर पहुंच जाते हैं। ये इसका फॉर्मूला आता है, हाँ, यहाँ पे म्यू क्या है? रिड्यूस मास, म्यू क्या है? रिड्यूस मास, ठीक है। बात क्लियर? टाइम पीरियड जो होता है, ये केपलर्स थर्ड लॉ होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ तक हम लोग जनरल मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। हम लोग फ्लूइड पे जब भी आते हैं तो फ्लूइड में आपका, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है और बर्नौलीज इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन, ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं, इनको याद रखोगे आप, ठीक है ना, इनको तो याद ही रखना है। बाकी P इज इक्वल टू रो जी एच, पी का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? फोर्स अपॉन जो पर एरिया होता है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक्सेस प्रेशर होता है, ये हमारा ड्रॉप के लिए, ये हमारा बबल के लिए, ठीक है ना। कैपिलरीज राइज जो होता है, कैपिलरी में जो राइज होता है, हमारे पास पानी चढ़ जाता है, उसकी जो हाइट होती है H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाई R रो जी, ठीक है ना। सरफेस टेंशन की जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, सरफेस एनर्जी ऑफ सरफेस एरिया या F बाई L, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में स्टोक्स लॉ भी कभी कभी पूछा जा सकता है। F इज इक्वल टू -6 पाई ईटा आर वी, ठीक है ना। ये स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम उसकी बात करते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो वहाँ पर मिनिमम आ जाता है, ठीक है। और d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तो वहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। ये और जब जहाँ पर मिनिमम वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहाँ पर मैक्सिमम वहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमें बेसिकली k की वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ से क्या आती है हमारे पास? d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पर पुट करके हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें अब कुछ खास अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आ जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें क्या याद रखना है कि F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, जो उसका मेन फॉर्म होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम। बाकी फॉर्मूले यहीं से बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें डिराइव्ड होते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये सारी लेकिन डिराइव सारे यहीं से होते हैं, ठीक है। इसके बाद डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है? हमारे पास डैम्पिंग होती है, यानी लगातार धीरे 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 जो उसका टाइम पीरियड होता है वो हमारा घटता जाता है। अगली बात, इसमें जो हमें 2 गामा ओमेगा स्क्वायर ये सब लिखा हुआ है, इसको आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। थोड़ा थोड़ा याद रख लोगे तो अच्छा रहता है। फोर्स ऑसिलेशन में भी एक जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, ये तो मेन डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का हो गया, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में कहाँ गया फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसमें ये जो फॉर्मूला होता है ये बड़े काम की चीज़ है, ये वाला। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखोगे। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। इसके बाद वेव्स में क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली आप छोटे छोटे फॉर्मूले तो आपको याद ही रखने, क्योंकि यहाँ से ये यूजफुल बहुत होते हैं, है ना। ये फॉर्मूले जो होते हैं यूजफुल बहुत होते हैं, जैसे ये फॉर्मूला हो गया, है ना, ठीक है। इसके बाद वेव्स में इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी पे आपकी जो बातें हो सकती हैं वो आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका ये जो फिक्स्ड एंड है, जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स जहाँ पे बनती हैं, तो वहाँ पे अगर एंड फिक्स है, ठीक है, और अगर एंड फ्री है, तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए, v इज इक्वल टू ये वाला, जो हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग में अगर टेंशन T और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, स्ट्रिंग में अगर उसका टेंशन T है और मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये आता है। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ गई भाई। और उसी तरह से जब हम लोग साउंड वेव्स की बात करते हैं, साउंड वेव्स में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? P बाई रो। एक्चुअल में ये न्यूटन्स फॉर्मूला था, लेकिन इसमें जो करेक्शन होता है उसमें लोग गामा का मल्टीप्लाई करा के ये फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम लोग को जो आंसर लगाना है वो कौन सा लगाना है? ये वाला। लेकिन अगर न्यूटन्स फॉर्मूला पूछा जाता है तो हमारे पास कौन सा लगाना है? ये वाला। इसमें दोनों में अंतर क्या होता है? ये वाला जो होता है न्यूटन्स फॉर्मूला, इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमारे पास करेक्ट नहीं होता है। और जो लाप्लास फॉर्मूला है, लाप्लास में जो करेक्शन दिया था गामा का मल्टीप्लाई करा के, ये हमारे पास करेक्ट होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद ऑर्गन पाइप में जो ओपन ऑर्गन पाइप है और जो क्लोज ऑर्गन पाइप है, इन दोनों को आपको याद रखना है। F इज इक्वल टू V बाई 4L, F इज इक्वल टू V बाई 2L, ठीक है। ओके, बीट फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट आपको दो हमारे पास दिए गए हैं, जो हमारे पास ट्यूनर होते हैं, उसमें दोनों की फ्रीक्वेंसीज है और आपसे बीट
फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। डॉपलर इफेक्ट भी आप याद रख लो, अच्छी अच्छी चीज़ है, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट। ओके, इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मैंने काफी अच्छी तरह से रिवीजन कराया हुआ था आपका, फिर भी एक बार एक तरफ से देखते हुए चलते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो होता है वो हमारे पास जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर होती है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, गामा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 रोटेशन ऑफ द मिरर, जिसमें कुछ खास बात करने की जरूरत है नहीं। वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करो अच्छे से समझाया था, है ना, मैंने अच्छे से समझाया था। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये कुछ उल्टा लिख दिया क्या मैंने, नहीं सही है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। ओके, अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ये बात अपने को भी याद रखनी है। दूसरी लेंस का फॉर्मूला ये वाला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इसका जब भी हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो वहां पर क्या था हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। मिरर फॉर्मूला मेन याद रखने वाली चीज। दूसरी वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये भी याद रखने वाला है, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल, ये मैं बता रहा था आपको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। जब इसको ओपन कर देते हैं तो ये आपका, जब भी वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इस पे भी क्वेश्चंस आया हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है हमारे पास, कि जब हमारा इस तरह का ऑब्जेक्ट रखा, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और जब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी है तो वहां पर हमको ये कंडीशन यूज करनी है, ये वाली कंडीशन, सॉरी, ये वाली कंडीशन। एक तो अभी मैं पेन टैब का यूज वगैरह कभी करता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं माउस से काम कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ओके, तो अगली चीज जो हमें याद रखनी, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि n1 क्या है, n1 उस वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आती है, और n2 उस वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रे जाती है। दूसरी एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, ठीक है, n2/d डैश बाई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे d डैश क्या है हमारे पास, एपरेंट डेप्थ, d क्या है, रियल डेप्थ, ओके। शिफ्ट फ्रॉम स्लैब, डायरेक्ट याद रखना है आपको, t इंटू 1 माइनस 1/μ, ओके। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डेंसर रेयर अपॉन रेयर अपॉन डेंसर, ठीक है। प्रिज्म पे क्वेश्चन खास बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे चलें तो हमारे पास आती है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन मेन टॉपिक्स ही होते हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो हमें इंटरफेरेंस में क्या क्या चीजें याद रखने वाली होती है, कि जो पाथ डिफरेंस है अगर नॉर्मली हमारे पास है तो किसके बराबर, dy/d के। कंस्ट्रक्टिव के लिए वो किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के, और डिस्ट्रक्टिव के लिए किसके बराबर हो जाएगा, वो 2n प्लस 1 लैम्डा/2 के, ठीक है। ये फॉर्मूला जो आई मैक्स बाई आई मिन का है ये आपको याद रखना है, कि अंडर रूट के अंदर आई मैक्स, अंडर रूट के अंदर i1 प्लस अंडर रूट के अंदर i2 अपन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ में क्या होता है, जो अगर वो टी चल रही है म्यू वाले मीडियम में या म्यू टी चल रही है एयर में तो बात के बराबर होती है, याद है ना, समझाया था इस तरह से। तो इफेक्टिव जो पाथ डिफरेंस आता है दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अच्छा, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इसमें एक आध फॉर्मूले कभी कभी बन सकता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे, तो ये भी आपको मैक्सिमम उल्टी कंडीशन होती है, यानी मैक्सिमम जहां पर बनता है वो 2n प्लस 1 लैम्डा/2 पर बनता है, और मिनिमम कहां पर बनता है 2 म्यू टी इज इक्वल टू l लैम्डा पर। क्यों, क्योंकि लैम्डा/2 का जब भी रेयर से डेंसर मीडियम पर लाइट रे गिरती है तो वहां पर लैम्डा/2 का जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस होता है वो आ जाता है, ठीक है। इसमें डाइफ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो डाइफ्रैक्शन में क्या होता है कि आपको ये कंडीशंस याद रखनी होती है, उसकी जो हमारे पास इंटरफेरेंस था उसकी उल्टी होती है, b sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, ये होती है मिनिमा के लिए, और मैक्सिमम के लिए क्या होती है, b sin थीटा इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। एन स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए जब भी बात करते हैं तो वहां पर इस फैक्टर का मल्टीप्लाई एडिशनली हो जाता है, इस फैक्टर का, है ना, इस वाले फैक्टर का एडिशनल मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, b प्लस सी। रिजॉल्विंग पावर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू n, ठीक है। नंबर ऑफ जो हमारे पास स्लिट्स होती हैं दैट इज इक्वल टू विड्थ अपॉन b प्लस सी। b प्लस सी के हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट। इसमें जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं उसमें ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल क्या होते हैं, जब भी हम इसकी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल की बात करते हैं तो वी, जब भी हम, याद को मैंने ट्रिक बताई थी कि जब भी नेगेटिव क्रिस्टल है, नेगेटिव क्रिस्टल के लिए हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली ज्यादा होगी, और पॉजिटिव आदमी है तो उसके लिए ऑर्डिनरी वाला ज्यादा होता है, ठीक है। चीजें आपको याद रखनी। निकॉल के लिए जो NO इज ग्रेटर देन NC
बी यानी सीबी क्या था यहाँ पे, कनाडा बासन जो सीमेंट थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ई क्या था हमारे पास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिटार्डेशन प्लेट मैंने दो टाइप की बताई थी, हाफ वेव और क्वार्टर वेव। हाफ प्लेट क्या, वेव प्लेट क्या करती है, लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करती है, और क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है हमारे पास, लैम्डा बाई 4 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करती है। ये हो रहे उनके फॉर्मूले। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हाफ वेव प्लेट के लिए, और ये हो गया हमारे पास क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। लिसाजस फिगर में आपको याद रखना है कि अभी 0 2 पाई के हमारे पास पार्ट सॉरी जो फेज डिफरेंस होता है तो वहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है ना, जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट होती है। और जब भी हमारे पास ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया इलिप्स। जब भी हमारे पास पाई बाई 2 में स्पेशल कंडीशन यानी दोनों बराबर होते हैं तो हमारे पास ये सर्कल बन जाता है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट हो जाती है। ठीक है, ये जो कंडीशंस आपको याद रखनी है इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 इसका रिवीजन अपन कल ही करे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में अभी बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने कल ही इसका रिवीजन कराया था। तो क्या था हमारे पास, ये हमारे पास शुरुआत से अगर हम करें तो कूलम्स लॉ, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो फॉर्मूले थे मैंने कल ही कराए थे, उसको आप एक बार देखते हुए चले। ठीक है, इसका इन्फिनिटी में क्या कंडीशन आती है, सेमी इन्फिनिटी में क्या कंडीशन आती है, चार्ज रिंग किस तरह से बिहेव करती है, मैंने कल ही कराया, इस तरह से मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ज आर्क में क्या होता है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ये काफी खास फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद पाथ दो तरह से हो सकता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास Q1 Q2 बाई आर। अच्छा, पोटेंशियल में भी हमें क्या याद रखना है कि Q बाई आर। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, जैसे डिस्क के लिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद और जो हमारे पास और भी चीजें बन सकती है, पॉइजन्स इक्वेशन आप याद रखना है, क्या होती है, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और लाप्लास क्या होती है, रो को आप जीरो कर दो, लाप्लास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, पोलराइजेशन सॉरी डाइपोल मोमेंट का मेन फॉर्मूला क्या था, Q इंटू एल या Q इंटू डी, जिस तरह से हम बात करें। ठीक है, एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल भी होता है, लेकिन जो हमारा बाइसेक्टर होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, पोटेंशियल नहीं होता है। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पर आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में हम जब बात कर रहे थे फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA, और जो फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रिंग था उसका स्पेशल फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, गॉस लॉ क्या था हमारे पास, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो फ्लक्स के बराबर था। ठीक है, इसका दिए जो एक आध फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लेना, ये फॉर्मूला एक आपको ध्यान रखना है कि जब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में जो रिलेशन बनता है। ठीक है, इसका जब भी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होता है, इसमें जो अंदर जो सरफेसेस बनती हैं वो कैसे बनती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती हैं। अगली बात क्या होती है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, स्फीयर्स को मैंने 4 भागों में बांटा था, SC, ठीक है, SC, HNC और SNC, सॉरी एस कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे SNC होगा, क्या होगा यहाँ पर SNC, मैंने नोट्स में इसको गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ पे एक N एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो HC, SC और HNC है इनको आप एक कैटेगरी में रख लो और SNC को आप अलग कर दो। इसके लिए मैंने अलग अलग फॉर्मूले निकलवाए थे जिसको मैंने यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, इधर मैंने इन तीनों के लिए बात करी हुई है और इधर मैंने केवल SNC के लिए बात करी हुई है। ठीक है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है KQ स्क्वायर बाई 2R, ये जो की होती है R से इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। जिस तरह से हम लोग इसके दो भाग करते हैं, एक आता है हमारे पास KQ स्क्वायर बाई 2R जो बाहर के लिए होता है और अंदर की जो बस्ती KQ स्क्वायर बाई 10R। ठीक है, इसकी बात मैंने करी हुई थी। ठीक है, इसका आप क्वाड्रपोल में जो जब बात करते हैं तो उसके लिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लिखे हुए आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V और डेल क्रॉस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका बाउंड चार्जेस में जब बाउंड चार्ज डेंसिटी हमारे पास सरफेस वाली तो इसका ये, और सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाउंड वो हमारे लिए ये। ठीक है, इसका पॉइंटिंग वेक्टर में E क्रॉस B बाई म्यू नॉट, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस में क्या होता है, E अबव माइनस E बिलो इज इक्वल टू 0 जब पैरेलल की बात करते हैं, जब परपेंडिकुलर में होता है तो इनका डिफरेंस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है, जैसे D इज इक्वल टू, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट E प्लस पोलराइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब भी कैपेसिटर में बात करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है हमारे पास कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये बनता है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, ये बनता है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, और C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये बनता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। जब भी हीट लॉस की बात करते हैं तो उसमें जो भी वर्क डन हो रहा है बैटरी के द्वारा इज इक्वल माइनस EF माइनस EI, यहाँ पे EF क्या है, फाइनल एनर्जी बैटरी की, सॉरी कैपेसिटर की, और ये EI क्या हमारे पास कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब बैटरी चार्ज हो जाती है, बैटरी चार्ज कर देती है कैपेसिटर को, तो वहां पर एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया हुआ है। ठीक है, इसका जब RC सर्किट की बात करते हैं तो उसमें आपको ये फॉर्मूला चार्जिंग के लिए, और दूसरा डिस्चार्जिंग वाला कहाँ गया,
ये रहा, और ये फॉर्मूला रहा डिस्चार्जिंग के लिए, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन कैपेसिटर की प्लेट्स क्या लगता है, F इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये सिग्मा इज इक्वल टू जो हमारे पास इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होती है उसके बराबर होती है, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, तो डी, ये भी फॉर्मूला अच्छा है, ठीक है। सीरीज में आपको पता है कि हाँ 1/C1 प्लस 1/C2 करते हैं, पैरेलल में C1 प्लस C2 कर देते हैं, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए थे आपके ग्रिफिथ्स में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी ए, ठीक है। फैराडेज लॉ क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू d5 माइनस d5 बाई dt। मोशनल ईएमएफ क्या था हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस VBL, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी आता है, कोई हमने एक रॉड ले ली, उसको हमने घुमा दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसके सिरों के बीच में, उसका फॉर्मूला ये होता है। उसमें V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L उस लेंथ की रॉड है, सॉरी रॉड की लेंथ है, लेंथ की रॉड है, ठीक है। रोटेटिंग रॉड जिस भी वो ओमेगा से घूम रही है, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बायट-सावर्ट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। एम्पियर्स लॉ अच्छी चीज है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है किसी चार्ज पर, अगर वो वी वेलोसिटी से घूम रहा है, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये अलग अलग सिस्टम्स के लिए मैंने लिखा हुआ है कि किसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें एक सरसरी निगाह से देख लो, ठीक है ना, नोट्स भी आपके पास हैं तो उससे भी देख लो, ठीक है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक वाला जो फोर्स होता है, कोई चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, अगर वो मूव कर रहा है उसका समेशन क्या होता है हमारे पास, लॉरेंज फोर्स, ठीक है, ओके। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। मैग्नेटिक मूवमेंट ये अच्छी चीज है, M इज इक्वल टू आई ए, ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस बी, ठीक। इसके बाद हाँ बाउंड्री कंडीशंस ये इंपॉर्टेंट होती है कि परपेंडिकुलर वाले इसमें हमारे पास बराबर होते हैं, उसमें क्या होता था उनके डिफरेंस जो आता सिग्मा बाय एप्सिलॉन के बराबर होता है, इसमें पैरेलल वाले बराबर नहीं होते, उसमें पैरेलल वाले बराबर होते थे, इसमें पैरेलल वालों का डिफरेंस क्या आ रहा है, म्यू की के बराबर, ठीक है। जहाँ पे के क्या है, सरफेस चार्ज, सॉरी सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने, कुछ खास अभी इसमें बताने की जरूरत है नहीं इसे, ठीक है ना। सर्किट्स की बात थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी जरूरी है, सर्किट्स को एक बार अपने दिमाग में रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सर्किट्स की जो भी जानकारी है वो आप अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है। LCR सर्किट, इसमें ये भी आपको याद रखने की चीज है। क्वालिटी फैक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं, बस इतनी कुछ खास बात इस पर करने की जरूरत है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर E दिया है तो आपको B निकालना आना चाहिए, और B दिया है तो आपका E निकालना आना चाहिए, ये कन्वर्जन आपको समझ आना चाहिए। और E क्रॉस B बराबर किसके होता है, C के बराबर होता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई, B इज इक्वल टू K क्रॉस E बाई ओमेगा, ये काम का फॉर्मूला होता है, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं एक दूसरे की क्वांटिटीज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होता है, ID इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी के, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो आती है JD, उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट DE बाई DT, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें याद रखोगी, जो मेन फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। क्या बात कर रहे थे अपन कि ये जो मेन फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका मैक्सवेल्स इक्वेशन अखंड इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन अखंड इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू सॉरी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू नॉट जे, ठीक है। और इनके जो डबल डिफरेंशिएशन वाली जो डेल स्क्वायर वाली इक्वेशन है, ये भी आप याद रख लो तो अच्छा होगा, ये जो वेव इक्वेशन जहाँ से बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स पे, यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। मेन फार्मूला प्रेशर, कुछ खास काम नहीं आता है, ठीक है। याद रखने वाली चीजें कहाँ से आती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए, और ट्राइटोमिक अगर लीनियर है नॉन लीनियर है तो उनके लिए क्या क्या बनता है, ये चीजें हमें याद रखनी होती है, ठीक है। जो VRMS है वो हमें याद रखनी है, VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, R
फिर हमारे पास एवरेज, फिर इसके बाद एमपी। तो आर सबसे पहले है, तो आर ए एम ऐसे याद रखा करो। आर से क्या हो गया हमारे पास आरएमएस, ए से क्या हो गया हमारे पास एवरेज, और एम से क्या हो गया मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने, इसमें 3 होता है, इसमें 8/पाई होता है, इसमें 2 होता है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, जब भी आपको बोल दिया जाए कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी कर्व का, तो उसमें जो एक चीज कॉमन होती है दैट इज उसका एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सीवी सीपी तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, सारे सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, सीवी इज इक्वल टू F/2R, यू इज इक्वल टू F/2R T, सीपी इज इक्वल टू F/2R। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी। ये जब भी हम मिक्सिंग करते हैं, जब भी हम मिक्सिंग करते हैं दो इस तरह की गैसेस की, जिसमें N1 मोल्स पहली वाली गैस के थे, N2 मोल्स दूसरी वाली गैसेस के थे, तो उनमें ये चीजें बड़े काम की होती है कि मिक्स करने पर उनका इफेक्टिव जो हमारे पास बनता है सीवी, यानी सीवी मिक्स क्या होता है, उसके बाद जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिक्स होकर कितना हो जाता है, फिर उसका सीपी, गामा, और उसका जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, ये सारी चीजें में याद रखनी थी। क्रिटिकल चीजें भी आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आता है, A/27 B² हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर, 3B क्रिटिकल वॉल्यूम, और 8A क्या हो गया हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। 8A क्या हो गया हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, मेरा लैपटॉप चार्जिंग इसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज। ठीक है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पहले थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। यहाँ से हमारा क्या बनता है, जब भी हम अलग अलग प्रोसेस, देखो पहले क्या है वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, तो ये किसके लिए हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास आइसोबैरिक के लिए। आइसोबैरिक में क्या होता है, p होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, और उसमें जो q आता है दैट इज इक्वल टू F/2 + 1 एन आर डिल्ट। ये बहुत याद रखने वाली चीज है, इस पे क्या होता है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये चीज नहीं याद की, ये वाला पेज इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लो सारी चीजें यहीं से आती हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लॉ। इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या क्या हमारे पास डब्ल्यू के और डेल्टा क्यू के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या चीजें होती हैं, आइडियाबैटिक में क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद मोनोटॉमिक, मान लो कोई गैस है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी गैस में, सॉरी उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा रहे हैं या किसी भी प्रोसेस से बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या वर्क किस केस में आता है, इसको अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे पर्टिकुलर फोकस नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो हमारे पास डेल्टा यू होता है, ये याद रखना 0 होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसा कुछ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो जगह जगह काम आते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो मेन चीजें हैं, जैसे अल्फा है, अल्फा। ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा कहाँ गया, बीटा कहीं पर, हाँ आइए, बीटा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, और वो क्या था वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद कैरनॉट साइकिल में जो टोटल वर्क डन आता है, वो जो 4 साइकिल से मिलके बनती है, उसमें टोटल वर्क डन क्या आता है, ये आता है हमारे पास। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनता है, 1 - Q2/Q1। ठीक है, इसके बाद रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हम लोग इसमें एफिशिएंसी की नहीं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात। ठीक है, ओके, इसके बाद इसको मैंने सिखाया था आपको कि एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, ये अलग अलग टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, T1 के टर्म्स में, T1 T2 P1 P2 इस तरह के टर्म्स में लिख सकते हैं। और जब भी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आता है। यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास, x1 जो है मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट गैस का, और x2 क्या है सेकंड गैस का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, मैक्सवेल चारों रिलेशन याद रखते हैं। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि टीवी और एसपी हमेशा ऊपर रहते हैं, टीवी और एसपी अगर है तो पॉजिटिव होगा। टीवी जैसे ये था, ऊपर टी है, वी है, तो इसमें पॉजिटिव वाला रिलेशन है। इसमें क्या एस और वी है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें एस और पी है तो ये पॉजिटिव। मैंने बताया था टीवी और एसपी अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होंगे, टीवी और एसपी। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले आते हैं, इनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो अच्छी बात है, वरना इतना ज्यादा दिमाग में नहीं पता कि थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे ये है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर वी बाई बीटा है ना, इस तरह के फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने होते हैं। टीडीएस इक्वेशन ये आपको याद रखनी है, टीडीएस इक्वेशंस। ठीक है ना, और एनर्जी की इक्वेशंस ये, और हमारे पास कहाँ गई फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन, और ये रही दूसरी एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद फेज ट्रांजिशन में हमेशा क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है। और अनफ्रेश क्लासिफिकेशन में हमारी ये आप कंडीशन अगर याद रखें तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सबके लिए कंडीशंस आप बना सकते हैं खुद से, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन, इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन्ड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
ठीक है। उसी तरह इस पे नहीं, इस पे वाले पे आया था, ठीक है, 2 फाइनाइट बॉडीज के लिए वो था हमारे पास फाइनाइट बॉडी और TR, ठीक है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, और फाइनाइट बॉडी के लिए ये था, और ये था हमारे पास दोनों फाइनाइट बॉडीज के लिए मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमें इस तरह से ये याद रखना है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स पे आ जाओ। क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल, अभी कल ही हम लोगों ने बात करी इसकी भी, वेव फंक्शन पे हमें याद रखना है कि किस तरह से हमारे पास ये होता है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन ये है, ठीक है। जब भी मैं इस तरह का वेव फंक्शन दिया होता है ये इस तरह का, तो हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मॉड CI स्क्वायर, ठीक है। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें और एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने 2 तरह से आपको निकालना सिखाया था, याद करो। अगर हमें एक्स के फंक्शन में फॉर्म में दिया गया तो इस तरह से निकालेंगे, और एक्स के फंक्शन के फॉर्म में नहीं दिया गया तो हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स में PX का ऑपरेटर, ठीक है, यानी मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, सारी चीजें आपको याद रखनी थोड़ी थोड़ी। ये क्या हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर के, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। और हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। कम्यूटेटर अलजेब्रा में ये रहा, ये आपको याद रखना। और एंटी कम्यूटेटर, इसमें सिंबल मैंने शायद गड़बड़ बनाया हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया क्लास में एक्चुअली, ठीक है। आइगन वैल्यू इक्वेशन में ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन तो बड़े काम की चीज़ है, यहाँ से तो सारी कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और ये आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हमारे पास टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब अगर मैं 0 टाइम पे कोई वेव फंक्शन पता है तो उसमें अगर हम इस टर्म का इस वाले टर्म का इधर वाले टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा T टाइम पर वेव फंक्शन बन जाता है, ठीक है। जब भी हम फ्री पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो फ्री पार्टिकल के लिए कुछ इस तरह से वेव फंक्शन लिखते हैं हम लोग, इस तरह से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला आता है वो इस तरह से आता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा भाई, पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स की जब भी बात करते हैं तो पार्टिकल इन अ बॉक्स में क्या होता है, हमारे पास ये रहा वेव फंक्शन, ये रहा वेव फंक्शन, और इसकी एनर्जी रही ये, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, देखते रहना सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें उसी के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखी हुई है। 2D के लिए भी सेम फॉर्मूला इसी तरह से बन जाता है, ये रहा वेव फंक्शन और ये रही हमारे पास एनर्जी, ठीक है। 3D के लिए भी सेम केस, ठीक है, ये वेव फंक्शन और ये आपकी एनर्जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जब भी हम बात करते हैं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो याद रखना होता है। En इज इक्वल टू n/2 हाफ, सॉरी n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से आता है हमारे पास, ये एनर्जी हो गई, ठीक है। और 3 डायमेंशन के लिए ये होती है। जब भी हमारा आइसोट्रोपिक मीडियम होता है तो 2 डायमेंशन के लिए ये और 3 डायमेंशन के लिए ये। डिजेनरेसी आपको याद रखनी है, ठीक है, मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत सिंपल सी चीज़, इसमें आपको ये चीज़ फॉर्मूले तो बिल्कुल बस, इसमें तो बस फॉर्मूले आप याद रखो, बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। टाइम डायलेशन के लिए क्या होता है हमारे पास कि इम्प्रॉपर टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v² / c²। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v² / c², ठीक है ना। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है, ठीक है, मैंने याद भी रखवाए थे आपको, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, mc² = k + m0c², राइट। इसका लॉरेंज इनवेरिएंट जो क्वांटिटीज होती हैं वो होती है x² + y² + z² - c² t² और e² - p², ये लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। इसका बस इतना कुछ खास याद रखने की जरूरत है नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेन फॉर्मूला है वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत है, ये, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन में किस तरह से निकाला मैंने आपको सिखाया था कि आप इस HC की वैल्यू इसमें जरूर याद रखें। HC की वैल्यू अगर आप नहीं याद रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। माइक्रोवेव्स में P = h/λ, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट जो शिफ्ट इन वेवलेंथ होता है, बिल्कुल याद रखने की बात ये λc 1 - ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक्स में और ज़्यादा कुछ खास याद रखने की, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना, ω/k और ये dω/dk, ठीक है। ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। जब भी हमें सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट एच कट भी ले सकते हैं, h/2 लेने की भी कोई जरूरत खास नहीं होती है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं फॉर्मूले याद रखने हैं, ये तो खैर हमें एक तरह से याद ही होते हैं, है ना। लाइवन सीरीज, बामर सीरीज, सारी सीरीज आपको याद रखनी है। न्यूक्लियर फिजिक्स में मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी काफी मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। और इस फॉर्मूले पे तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में जब भी मैं काम करवाया था तब उसमें आपको बताया भी था कि इस फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है। सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला किस तरह से बनता है, ठीक है, अभी तो फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में मैंने आपको सिखाया, इस पे काफी क्वेश्चन बनता है, n इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। उससे जब जो एक्टिविटी बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी को ए से दिखाया हुआ है, जनरली मैं आर से दिखाता हूँ, बट फॉर्मूला शीट में ए से दिखा दिया है, ठीक है। इसको जनरली आर से मैंने लेक्चर्स में दिखाया हुआ था, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर आते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास ब्रैग्स लॉ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिलर इंडिसेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास ट्रांसलेशनल ऑपरेटर में, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है इसमें। इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। सारी चीजों को एक सरसरी निगाह से देखते हुए चलो मेरे साथ, ठीक है। ये हमारे पास इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग और जो हमारे पास जो इंटरसेप्ट होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो ए है और डेंसिटी में रिलेशन, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 52 एससी के लिए, ठीक है, 68 बीसीसी के लिए, 74 एफसीसी के लिए, एससीपी के लिए 74 और डायमंड के लिए 34 होता है, ठीक है। बाकी अब इसमें ज़्यादा कुछ, ब्रैग्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते, सारे भर भर के क्वेश्चन बने इसमें, भर भर के क्वेश्चन बने। रेसिप्रोकल लैटिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका फॉर्म फैक्टर में हमें याद रखना है कि जब भी एस जो भी हमारा सिंपल क्यूबिक है तो हर प्लेन से रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। लेकिन अगर एफसीसी है तो वो तभी रिफ्लेक्शन देगा जब तीनों के तीनों ऑड होंगे या तीनों के तीनों इवन होंगे। लेकिन अगर बीसीसी है तो एच के एल का जो समेशन है अगर वो ऑड है तो एफ जो हमारा फॉर्म फैक्टर यानी वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, और एच के एल का अगर समेशन इवन है तो वहां से हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। ये आपको लॉवेज इक्वेशन याद रखना है। पैकिंग फ्रैक्शन अगर 2D की बात करें तो स्क्वायर पैकिंग के लिए 78% और हेक्सागोनल पैकिंग के लिए 91% होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर पे आपका ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्मी एनर्जी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जब भी हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात करते हैं और होल कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से बनते हैं, ठीक है, एक ये फार्मूला बनता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो सारे ही फार्मूले एक तरह से इन पे कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आप एक बार सरसरी निगाह से अपना देख लेना, बाकी कुछ खास इतनी। तो डायोड में मेनली जो सर्किट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपको, है ना। और जो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो ग्राफ से रिलेटेड है, इस इन ग्राफ्स को आपको माइंड में रखना है कि किस तरह से जो पोटेंशियल होता है वो एक साथ में वैरी करता है, और ये पोटेंशियल का फंक्शन, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर का क्या फॉर्मूला होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, जो टोटल करंट होती है इसका फॉर्मूला, ठीक है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मत भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। जेनर डायोड इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। मैंने आपके पूरे सारे वीडियोस कराए थे इस पर, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है जेनर डायोड में तो उसको देख जरूर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। कब क्या कंडीशन होती है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, पूछ लिया जा सकता है, कुछ खास दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट जेनर डायोड लिखा हुआ है, वही जो मैंने बताया आपको, ठीक है। ट्रांजिस्टर में बेसिकली सर्किट वाले क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट हर साल पूछे गए, और जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये फॉर्मूले तो आपके हर क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी अल्फा और बीटा में रिलेशन, ठीक है ना। इसके साथ में ये जो हमारे लीकेज करंट के रिलेशन होते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपका ये एम्पलीफायर का रिलेशन, ठीक है, ये तो आपका खुद भी निकाल सकते हो किसी भी साथ में, ठीक। फीडबैक आपको याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में किस किस तरह से हमें गेन मिलता है, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी निकलती है ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है ना, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। लॉजिक गेट से फ्री के नंबर आपको मिलते हैं, लॉजिक गेट से फ्री के नंबर मिलते हैं आपको, और बस आपको याद क्या रखने होते हैं इसमें, वही मेन फॉर्मूले, ठीक है। वाई इक्वल टू ए प्लस बी किसके लिए, और गेट के लिए, वाई इक्वल टू ए बार नॉट गेट के लिए, नैंड गेट के लिए वाई इक्वल टू ए बी बार, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिक गेट से मैंने काम कराया हुआ है। के मैपिंग भी मैंने सिखाया हुआ किस तरह से आपको करना है, यहाँ पे मैं पूरा बनाना नहीं सिखा सकता हूँ इस टाइम में, ठीक है ना। आपको याद रखना है, अगर नहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप जाके देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल, ये याद रख लो, कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है इसमें जैम में, ठीक है, मैंने लिख दिया हुआ था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ये काम याद रख सकते हो आप। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, ठीक है, ये याद रख सकते हो। इसके बाद में रेले जीन्स लॉ, ठीक है, याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि बताओ इसमें से कौन सा रीजन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। तो हमेशा याद रखना, अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो वो रीजन हमेशा क्लासिकली फॉरबिडन होगा। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो क्लासिकली फॉरबिडन है, और अगर ज्यादा है तो रीजन फॉरबिडन नहीं होता है, ठीक है। इसका डिराक डेल्टा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है, इसको आप ध्यान दे लेना, ठीक है। एंड
इसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस, इसमें बस फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं कुछ, ये फॉर्मूले आप मैथमेटिक्स के जो भी फॉर्मूले इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। टेलर सीरीज, ये एक इस तरह की सीरीज है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये किस तरह की सीरीज है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप जैम का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये आपको याद रखना, डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शंस के क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास कॉची-रीमान इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। मिलर थॉमसन मेथड से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने बस ये आपका जो भाई ये तो मैं पहले बता दिए थे, पहले भी लिखा हुआ था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से हमारे पास होता है स्फेरिकल, इसका ये सारे ग्रेडियंट वगैरह ये कभी-कभी क्वेश्चंस में भी दिए रहते हैं, और अगर आप माइंड में रखोगे तो जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। क्या होता है लाप्लासियन, क्या होता है हमारे पास स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और बड़ा सा थैंक यू, ये लिखता भी नहीं मेरे से, इससे जो ये क्या कहते हैं कि माउस होता है, फिर भी कोशिश कर सकता है। थैंक यू, बोर्ड पे देखते हो मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, यहाँ पे लिखता भी नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक। तो आई होप आपको थोड़ी सी बातें रिकॉल हुई। मेरे ख्याल से ये सेशन आपके लिए इस तरह से आप काम में ले सकते हो कि आप सारे फॉर्मूला शीट को एक बार पूरा रिकॉल करके देख सकते हो इस सेशन की हेल्प से, ठीक है। साथ में अगर आप चलते रहोगे, साथ में थोड़ा सा माइंड में मेमोराइज करते रहोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस सेशन के बाद में, ठीक है। तो कोई डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि अब एग्जाम बस एक दिन बीच में बचा हुआ है, तो कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये वीडियो आज रात तक बेसिकली मैं शायद अपलोड कर पाऊंगा, तो बेशक आपके पास कल का दिन बचा हुआ है, ठीक है। शायद आप कल ही देख रहे हो इसको, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हैं इसको। तो चलो, आप जो भी डाउट्स हो उसको लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। अब एक आध जो वीडियोस बची हुई हैं आप आने के लिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं हुआ है, तो उनमें जो भी बातें कर पाएंगे करेंगे, आपको कुछ अच्छी बातें और बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लगातार बढ़ा रहे, ठीक है। एग्जाम में कोई आप प्रेशर ना लें, अच्छे से खाएं पिएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, आज नींद अच्छे से लेना है आपको, ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।